हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनआईओएस हिस्ट्री, क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, पोस्ट मॉडर्न डेवलपमेंट्स, मतलब मॉडर्न्स। इससे पहले हम लोग मॉडर्न काल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हमने ना। इससे पहले वाला चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पे जाके वो क्लिक करके देख लीजिए। हमने वो चैप्टर पूरा डिटेल में बताया कि मॉडर्न अंपायर जो था वो कहाँ से कहाँ तक था, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, है ना, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या कहते हैं, कौन कौन राजा थे, अशोक की धर्म पॉलिसी क्या थी, अशोक की एडमिनिस्ट्रेशन कैसी थी, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा उसको। ठीक। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मौर्यस के बाद क्या क्या हुआ। इस चैप्टर को मैं लगभग लगभग 2 से 3 पार्ट में बनाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक स्ट्रेच में लंबा चैप्टर हो, फिर लोग पसंद नहीं करते हैं। आप में से कई लोगों ने बोला कि छोटे छोटे चैप्टर्स बनाया करें, तो फिर मैं उसी को ध्यान में रखते हुए चैप्टर्स को छोटा छोटा बनाया करूंगा। ठीक है, पार्ट्स में बांट दूंगा ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ठीक, चलिए। आप जानते हैं कि मौर्य अंपायर कितना बड़ा था, है ना। आज का लगभग लगभग पूरा इंडिया, है ना, प्लस पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक था। इधर में आपका देखा जाए तो ईस्ट में भी फैला हुआ था काफी बड़े दूर तक, है ना। तो पूरा का पूरा इंडिया उसमें फैला हुआ था मुगल मौर्य अंपायर। और मौर्य अंपायर की एडमिनिस्ट्रेशन के कितनी ज़्यादा एलाबोरेट होगी तो आप सोच ही सकते हो, है ना। कितने सारे ऑफिशियल्स होंगे, कितना कंट्रोल था उनका, कितनी बड़ी उनकी आर्मी थी, है ना। तो कहीं ना कहीं जो मौर्य अंपायर का पतन हुआ, उसका मेन कारण यही था कि उसका इतना बड़ा होना, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन लेटर पीरियड में कहीं ना कहीं डगमगा गया, क्योंकि अशोक जब तक था तब तक तो अशोक था, पावरफुल किंग था। लेकिन जो उसके सक्सेसर्स थे वो लोग इतने पावरफुल नहीं रह पाए। ठीक है, और कहीं ना कहीं अंपायर डिसइंटीग्रेट होने लग गया धीरे धीरे। और इसी का फायदा उठा के कहीं ना कहीं 187 बीसी में जो लास्ट मॉडर्न किंग था बृहद्रथ, उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है बट मैं वैसे बता दे रहा हूँ, वो उसको एसेसिनेट कर देता है। उसी का मिलिट्री का कमांडर पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, और इस तरीके से शुंग डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट होता है और मौर्य डायनेस्टी खत्म हो जाती है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ेंगे 187 बीसी से लेकर के लगभग लगभग 380 तक का बीच में इंडिया में क्या क्या हुआ उसके बारे में। ठीक है, इस पीरियड 200 लगभग लगभग मान लीजिए आप 200 बीसी से लेकर 380, ये 500 साल जो था ना, गुप्त एरा शुरू होने से पहले, उसके बीच में बहुत सारे पॉलिटिकल पावर्स आए। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, और उनका अलग अलग इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लगभग लगभग मौर्य डायनेस्टी के एंड होने के बाद का 500 साल की हिस्ट्री यहाँ पढ़ेंगे, और गुप्त अंपायर के स्टार्ट होने से पहले की हिस्ट्री। ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया के बारे में बात करें तो अब देखिए, मौर्य अंपायर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो इंडिया में ना मेनली जो लोग आए अटैक किया इंडिया पे, वो लोग तो सेंट्रल एशिया से या वेस्टर्न चाइना की तरफ से। ठीक, अब वो कौन कौन लोग थे? एक तो आपका इंडो ग्रीक था, एक था सिंथियाज जिसको शाक भी बोलते हैं हम, फिर थे पार्थियंस जिनको पहलवास भी बोला जाता है, और दूसरे और लास्ट में थे कुशान्स। ठीक, एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले शुंग, पुष्यमित्र शुंग, जिसने कि मारा था लास्ट मौर्य किंग को, है ना, बृहद्रथ को। तो पुष्यमित्र सिंह आता है सत्ता में, और वो जब ये सत्ता में आता है तब तक मौर्य एम्पायर बहुत ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो चुका था, और साउथ इंडिया से उसकी पकड़ कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। ठीक है, और अब ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में ही रह गया था मेजरली। ठीक, तो शुंग डायनेस्टी का रूल मेजरली नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित रहा। ठीक है, इन्हीं के पैरेलली जब ये राज कर रहे थे पुष्यमित्र शुंग, उसी समय कॉन्टेम्प्ररी एक और डायनेस्टी आ जाती है इंडो ग्रीक्स की। ठीक, जिनको हिंदी में यवन भी बोलते हैं, और हमारे जितने भी सोर्सेज हैं हिस्ट्री के उन सब में इनको यवन बोला गया है। ठीक, ये लोग भी आ गए, और ये कौन आकर के कहाँ पे राज करने लग गए? बैक्ट्रिया में। बैक्ट्रिया कहाँ पे? आपका नॉर्दर्न अफगानिस्तान आप पकड़ लो। ठीक है, फरगना के पास एक जगह है नॉर्दर्न अफगानिस्तान में, आपको मैप दिखा देता हूँ, मैप भी दे रखा है आप लोगों का, वो देख लो। ये देखो, ये देख लो बैक्ट्रिया, ये फरगना के पास में ही है, और नॉर्दर्न अफगानिस्तान है। ये देख लो कंधार वगैरह से भी नॉर्थ से जाकर के, जो बामियान जहाँ पे भगवान बुद्ध की मूर्तियां उड़ाई थी ना तालिबान ने, उसी के आसपास का एरिया। ठीक है, काबुल से वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट बोलोगे, काबुल के नॉर्थ वेस्ट में। ठीक,
बामियान के पास की जगह को बैक्ट्रिया बोलते थे, ठीक है। तो ये लोग बैक्ट्रिया से होके आए थे, बैक्ट्रियन भी आ गए, ये लोग बैक्ट्रिया में याद राज कर रहे थे इंडो ग्रीक्स, ठीक है। तो इसीलिए इनको बैक्ट्रियन भी बोला जाता है, ठीक है, बैक्ट्रियन किंग्स भी बोला जाता है। अब ये लोग भी धीरे धीरे ना इंडिया की तरफ बढ़ने लग गए, अपना रूल एक्सटेंड करने लग गए, और इन लोगों ने भी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट और नॉर्दर्न पार्ट्स तक पे भी कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया। अब जब देखो, अब ये इंडिया की तरफ बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो नॉर्थ इंडिया में राज कर रहा है उसके साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उस समय पुष्यमित्र शुंग राज कर रहा था, तो इनकी लड़ाई होती है फिर पुष्यमित्र शुंग से, और उनकी तरफ से बैक्ट्रियन किंग कौन था? डिमेट्रियस था, ठीक है। डिमेट्रियस और पुष्यमित्र शुंग की कहीं ना कहीं लड़ाई होती है, लेकिन कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, और दोनों कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं। फिर बाद में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है उस पीरियड का, बेस नगर में, जो आज का विदिशा है, वहाँ पे एक पिलर में लिखा गया है, हेलिडोरस करके एक बंदा था, उसने पिलर बनाया था, ठीक है। और वो कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला का रहने वाला था। तक्षशिला कहाँ? रावलपिंडी, पाकिस्तान आज का, ठीक है। और हेलिडोरस कौन था? इंडो ग्रीक रूलर एंटियल एंटियल किदास का एम्बेसडर था, ठीक है। किसके कोर्ट में? भागभद्र के कोर्ट में। भागभद्र पुष्यमित्र शुंग का वो होगा, सक्सेसर होगा, है ना। तो उसके यहाँ इंडो ग्रीक का एनवॉय था ये हीलियोडोरस। तो देखो बाद में धीरे धीरे, मतलब इससे साफ पता चल रहा है कि बाद में इंडो ग्रीक्स और जो पुष्यमित्र शुंग की डायनेस्टी थी, शुंग डायनेस्टी के किंग्स, इनके बीच में कहीं ना कहीं समझौता हो चुका था, है ना, लेकर के चीजों को, ठीक है। इस इंस्क्रिप्शन से ये भी पता चलता है कि हीलियोडोरस कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा डिवोटी था। तो आप देखो, इससे कल्चरल इन्फ्लुएंस भी पता चल रहा है ना, कहीं ना कहीं वो लोग ग्रीक ओरिजिन के थे, उनके अपने गॉड्स थे, लेकिन अब वो इंडिया में रहते थे, और इंडियन कल्चर के साथ उनका इतना इंटरेक्शन था कि वो भगवान श्री कृष्ण को भी मानने लग गए थे, ठीक है। फिर बाद में कहीं ना कहीं फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास में ही जो लास्ट शुंग रूलर था उसको कहीं ना कहीं उन्हीं का मिनिस्टर मार देता है, जिसका नाम था वासुदेव, ठीक। इस तरीके से पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य डायनेस्टी के लास्ट किंग को मारा, उसी तरीके से शुंग डायनेस्टी के लास्ट किंग को मारा वासुदेव ने, और नई डायनेस्टी की स्थापना की, जिसका नाम था कण्व डायनेस्टी। अब देखो, कण्व डायनेस्टी के बारे में ना कहीं भी इतिहास हमें मिलता नहीं है, कहीं किसी ने भी नहीं लिखा, बस थोड़ा बहुत उनके बारे में बुरा भला लिखा गया है लेटर टेक्स्ट में, ठीक है। लेकिन उन्होंने क्या किया, कौन उनके राजा थे, क्या क्या उनकी पॉलिसी रही, कुछ भी नहीं लिखा गया उनके बारे में, ठीक है। बैक्ट्रियंस, इंडो ग्रीक्स, जिनके बारे में हम पढ़ रहे थे, है ना अभी, जब अलेक्जेंडर ग्रीक की डेथ होती है 323 बीसी में, तो उस समय बहुत सारे जो ग्रीक्स थे, है ना, वो लोग क्या किए, इंडिया की तरफ आते हैं और बैक्ट्रिया में सेटल होते हैं, ठीक। वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर बन जाता है बैक्ट्रिया वहां पे, ठीक। वो वहीं से राज चलाने लग जाते हैं। अब इस एरिया में जो भी राजा बना बैक्ट्रियन किंग, उसको क्या, जो भी राजा बना बैक्ट्रिया में, उसको बैक्ट्रियन ग्रीक कहने लगे। क्यों? क्योंकि ग्रीक के थे वो कहीं ना कहीं, है ना, उनके एंसेस्टर्स ग्रीक के थे, इसलिए उनको बैक्ट्रियन ग्रीक्स कहा जाने लग गया। इन्हीं में से एक बहुत ही फेमस रूलर था कौन? डिमेट्रियस, जिसका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पुष्यमित्र शुंग से, वो हमने पढ़ा, ठीक। फिर दूसरा माना हुआ किंग इनका था मेनेंडर, मेनेंडर बोलते हैं, ठीक है। उसने इस एम्पायर को बहुत फैलाया, ठीक है। वो साउथ अफगानिस्तान तक आ गया, गंधार का रीजन भी उसने कब्जा कर लिया, ठीक। पूरा इंडस नदी का जो वेस्ट का एरिया था, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं मेनेंडर ने अपने अंडर में ले लिया था, ठीक। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मेनेंडर को मिलिंद के नाम से बुलाया गया है, और एक किताब भी है मिलिंद पन्हो करके, ठीक है। उसमें क्या है कि ये मेनेंडर जो है, जिसको मिलिंद बोला गया है उस किताब में, उसकी और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर थे नागसेन, उन दोनों की बातचीत होती रहती है फिलोसफिकल क्वेश्चंस पे। मतलब मिलिंद फिलोसफिकल क्वेश्चंस पूछ रहा था नागसेन से, बुद्धिस्ट स्कॉलर से, और नागसेन उनका जवाब देते रहते हैं। कहा जाता है कि नागसेन के आंसर से वो इतना ज़्यादा प्रभावित हुए कि वो बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, ठीक है। और मिनेंडर का रूल माना जाता है 155 बीसी से लेकर 130 बीसी के आसपास तक। इसके बाद शाक्स आते हैं, ठीक।
शार्क्स जो हैं ये लोग क्या थे, सेंट्रल एशिया ओरिजिन के लोग थे, ठीक। और ये कहीं ना कहीं जो चाइना में यूएची ट्राइब थी, ठीक है, चाइना की, वेस्ट चाइना की, ठीक है, वहाँ पे यूएची ट्राइब्स होती थी, जिनका पार्ट थे कुशान्स। आगे हम पढ़ेंगे कुशान्स के बारे में। तो यही यूएची ट्राइब ने क्या किया, शार्क्स, ये लोग भी सेंट्रल एशिया में रहते थे, शार्क्स भी, यूएचीज भी रहते थे, तो इन्होंने शार्क्स को वहां से खदेड़ दिया, है ना, भगा दिया अपने इलाके से। किस लिए भगाया, ऑब्वियस सी बात है, एरिया पे कब्जा करना चाहते थे तो इनको भगा दिया। तो ये लोग बेचारे उधर सेंट्रल एशिया से आगे बढ़ते हैं, तो ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ बढ़ते हैं, इन्होंने भी कब्जा करना चालू किया। इंडो बैक्ट्रियन किंग्स के जो थे वो कमजोर पड़ने लग गए इनकी वजह से, ठीक। और इन्होंने फर्स्ट सेंचुरी बीसी आते आते तक्षशिला वगैरह तक कब्जा कर लिया था, ठीक है। फिर बाद में इनका रूल और ज़्यादा बढ़ते बढ़ते मथुरा तक भी आ गया था और गुजरात तक फैल गया था, ठीक। इनका एक बहुत ही फेमस शाक रूलर है रुद्रदमन, ठीक, मिडिल से, जो कि 150 एडी के आसपास रूल कर रहा था। और इसके अंडर में पूरा अंपायर, वेस्टर्न इंडिया का जो पूरा था वो पूरा का पूरा इनके अंडर में था, ठीक। और रुद्रदमन की अचीवमेंट्स के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि एक बड़े से पत्थर पे गिरनार या जूनागढ़ में लिखी गई है। वो इंस्क्रिप्शन पे पहली बार संस्कृत लैंग्वेज का यूज किया गया था, ठीक है, वहां पे लिखा गया, ठीक। पार्थियंस, पार्थियंस कौन थे, पार्थियंस ईरानियन ओरिजिन के लोग थे, ठीक है। और इनका स्ट्रॉन्ग कल्चरल कनेक्शन था कहीं ना कहीं शार्क्स से। देखो इतिहास अब और बड़ी क्लासेस में जाके पढ़ोगे तो आप देखोगे शार्क्स और पार्थियंस ना कहीं एक साथ ही रहते थे सेंट्रल एशिया में। और यूएचीज के वजह से वो लोग दोनों के दोनों निकलते हैं वहां से और आगे बढ़ते हैं। शार्क्स कहीं ना कहीं मुड़ जाते हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ, और पार्थियंस चले जाते हैं ईरान की तरफ, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि कल्चरल कनेक्शन था इनका शार्क्स के साथ, ठीक। इनको शार्क पल्लवा भी बोला गया है कई जगह, ठीक है। सॉरी। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हमें मिला है, जो आज का पाकिस्तान है वहाँ पे, पाकिस्तान के पेशावर शहर है, वहाँ मर्दान इलाके में हमें मिला है इंस्क्रिप्शन, तख्त तख्त ए बही इंस्क्रिप्शन, ठीक है। वहाँ से हमें पता चलता है पार्थियंस के बारे में। ये इंस्क्रिप्शन 45 एडी का है, और इसमें गोंडोफोरस के बारे में लिखा गया है, जो कि एक पार्थियन रूलर था, ठीक है। कुछ एक लिटरेरी सोर्सेस तो ये भी कहते हैं कि वो कहीं ना कहीं सेंट थॉमस से रिलेटेड था और कन्वर्ट भी हो गया था क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। सेंट थॉमस भी पार्थियंस के टाइम में ही इंडिया आए थे क्रिश्चियनिटी को प्रचार करने के लिए, ठीक। कुशान्स, अब आगे कुशान्स। देखो कुशान, जैसे कि मैंने बताया कि इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं कहाँ था, वेस्टर्न चाइना था, और ये यूएचीज भी कहलाते हैं, इनको यूएची भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने ही कहीं ना कहीं सिंथ जो शार्क्स हैं और पल्लव्स हैं, इनको सेंट्रल एशिया से खदेड़ दिया था, और अब ये उनका पीछा करते करते कहीं ना कहीं इंडिया तक भी आ गए, ठीक है। वही हुआ, जब ये इंडिया आ गए तो शार्क्स और पल्लव्स कहीं ना कहीं हार गए, और धीरे धीरे वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे उनकी अंपायर खत्म हो गई। तो वो कहाँ गए, वो लोग धीरे धीरे इंडिया को आम जनता में मिल गए, है ना, आम जनता बन गए, ठीक है। कोई वापस थोड़ी सेंट्रल एशिया चले गए, यहीं रह गए, यहीं भारतीय सभ्यता में मिक्स हो गए वो, ठीक है, ठीक है। कुशान्स का पहला प्रोमिनेंट रूलर कौन था, सबसे माना हुआ, कुजुल कडफिस, ठीक है। उसके बाद उसका बेटा होता है विम कडफिस, फिर उसका भी बेटा होता है विम कडफिस का बेटा कनिष्क, ठीक है। कनिष्क सबसे ज्यादा फेमस था। कनिष्क 78 एडी में गद्दी पे बैठता है, और उसी डेट को बोला जाता है शाक एरा, ठीक। और कनिष्क ने ही पूरा अंपायर बहुत बड़ा फैलाया कुशान्स का। हालांकि कुजल कडफिस, वेम कडफिस भी, कुजल कडफिस ने बढ़ाया था, लेकिन मेनली कुशान, कनिष्क के अंदर में ही सबसे बड़ा इनका टेरिटरी होती है, सेंट्रल एशिया से लेकर के नॉर्थ इंडिया तक ये हो जाता है, ठीक है। और इसमें बनारस भी इंक्लूड था, कौशाम्बी, शरावस्ती वगैरह भी इंक्लूडेड थे। अब देखो ये इतना बड़ा अंपायर होने का फायदा क्या हुआ, इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया जो पहले सेंट्रल एशिया से कनेक्टेड नहीं था, अब वो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया। पहले भी कनेक्टेड था, मतलब कनेक्शन का मतलब है कल्चरली कनेक्टेड, ठीक है। और रीजनल ट्रेड होने लग गया। पहले क्या होता था, कभी कभार ट्रेड जाता था, है ना,
ट्रेड के लिए लोग जाते थे, स्पेसिफिक मर्चेंट्स थे, लेकिन अब वो ट्रेड कॉमन टाइप का हो गया कि एक टेरिटरी का ट्रेड हो गया, ठीक, क्योंकि राजा एक है और कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल मिंगलिंग, कल्चरल अब कहीं ना कहीं फ्यूजन चालू हो गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग आए दिन आया जाया करते थे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, है ना, तो कल्चरल फ्यूजन होना चालू हो गया था। आप भी देख लो ना, इंडिया में आज के डेट में कल्चरल फ्यूजन नहीं हो गया है। आप देख लो, कई बार बंगाल के लोग आकर के आपके इलाके में रहने लग जाते हैं, दिल्ली में, है ना, या फिर कहीं और से भी, पंजाब से आके, हरियाणा से आके, राजस्थान से आके, तो ये कल्चरल फ्यूजन ही है ना। कुछ हम उनकी चीज़ सीखते हैं, कुछ वो हमारी चीज़ सीख लेते हैं, है ना, तो ये कल्चरल फ्यूजन होता है, इसी को कहते हैं कल्चरल फ्यूजन, ठीक है। कनिष्क बुद्धिज्म को बहुत मानते थे और उन्होंने बुद्धिज्म को बहुत बढ़ावा भी दिया, ठीक है। उन्हीं के अंडर में चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कुंडलवन में, जो आज की डेट में श्रीनगर के पास है, हरवन जिसको बोला जाता है, ठीक है। और बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने पार्ट लिया था इस वाली फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में। और यहीं पे बुद्धिज्म का स्प्लिट भी होता है दो स्कूल्स में, हीनयान और महायान। हीनयान महायान में क्या क्या डिफरेंसेस है वो हमने पहले पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो कनिष्क ने और भी क्या किया, कनिष्क ने गांधार स्कूल ऑफ आर्ट और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को बढ़ावा दिया। इन दोनों के बारे में हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट ऑफ स्कल्पचरल आर्ट, स्कल्पचरल आर्ट क्या होता है, मूर्ति बनाने का, ठीक है। गांधार स्टाइल की मूर्ति, मथुरा स्टाइल की मूर्ति इसी जमाने में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई थी, ठीक। फिर उसने एक सिटी डेवलप की, पुरुषपुर, जिसको आज पेशावर बोलते हैं हम, उसकी कैपिटल भी थी। वहाँ पे उसने बहुत बड़ा स्तूप बनाया था जहाँ पे भगवान बुद्ध की अस्थियां रखी गई थी, ठीक है। वो इतना विशाल था कि जब चाइनीज पिलग्रिम फाहियान आया था, है ना, इंडिया घूमने के लिए, तो उसने भी देखा था, ठीक है। तो इसका मतलब 5th सेंचुरी एडी तक वो बिल्कुल ठीक ठाक था, वो वाला टावर, ठीक। फिर धीरे धीरे कुषाण पावर भी डिक्लाइन होती है और कहीं ना कहीं 3rd सेंचुरी तक वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। खत्म होते हैं तो मतलब वही हो गया आपका, ये लोग भी यही मिक्स हो जाते हैं, है ना, यहीं के हो जाते हैं यहीं के लोग। कुषाण पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो कुषाण के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बारे में कुछ खास लिखा नहीं गया। ये जरूर बताया है कि उसका पूरा एम्पायर को बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड किया हुआ था, ठीक है। हर प्रोविंस में एक गवर्नर होता था, मिलिट्री गवर्नर, जिसको महाक्षत्राप बोलते थे। उसके अंडर एक और होता था जिस जो क्षत्राप होता था, ठीक है। कितने प्रोविंसेस थे इसके बारे में लिखा नहीं गया। और कुषाण के जो हॉर्समैन होते थे, घुड़सवार होते थे, वो कहीं ना कहीं पैंट पहनते थे, ठीक है, राइडिंग करते समय। एक मथुरा में कनिष्क का स्टैचू मिला है हमें, हेडलेस स्टैचू, जिससे पता चलता है कि हाँ सही बात है, वो लोग ट्राउजर्स पहनते थे, ठीक है। फिर कुषाण के समय में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइटल राजा लोग अपने लिए लेते थे, देवपुत्र। देवपुत्र मतलब क्या हो गया, सन ऑफ गॉड, है ना। तो इसका मतलब ये था कि वो अपने आप को लेजिटिमेट दिखाना चाहते थे कि हाँ, हमें देखो, हम भगवान के बेटे हैं। तो लेजिटिमेसी, अपने आप को डिवाइनिटी ऑफ डिवाइन बताना चाहते थे, है ना। कंट्रीब्यूशन ऑफ द कुशान्स, क्या कंट्रीब्यूट किया भाई कुशान्स ने। कुशान्स हमारी हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने क्या किया, इतना बड़ा अंपायर किया था, तो उससे इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड खूब ग्रोथ हुई, ठीक है। बहुत सारे नए अर्बन सेंटर्स बने, ठीक है। और कुशान्स के टाइम में ही पहली बार गोल्ड के सिक्के चालू हुए थे, ठीक है। गोल्ड और कॉपर के सिक्के चालू हुए थे। और लिटरेचर और मेडिसिन में भी बहुत डेवलपमेंट हुआ। फॉर एग्जांपल देख लो, चरक, हम हर कोई जानता है चरक के बारे में, है ना, चरक संहिता, जो कि फादर ऑफ आयुर्वेद थे चरक, है ना। उन्होंने किताब लिखी थी चरक संहिता, वो इन्हीं के टाइम का था, कनिष्क के टाइम का। फिर दूसरे हैं, एक किताब बहुत ही फेमस किताब, बुद्ध चरित्र, जो किसने लिखी थी, अश्वघोष ने लिखी थी। वो भगवान बुद्ध की बायोग्राफी है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स थी वो भी। और अश्वघोष भी किसके कंटेम्प्रेरी थे, कनिष्क के थे, ठीक। और कुशान्स ने, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, कि गांधार स्कूल और मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया था, तो ये भी उनकी देन थी, है ना। कॉन्टैक्ट्स विथ सेंट्रल एशिया, देखो बैक्ट्रियन किंग्स, शाक पल्लवास और कुशान्स की वजह से कहीं ना कहीं इंडिया का जो है रिलेशन सेंट्रल एशिया से बहुत बढ़ गया था, है ना।
पहले इतना ज़्यादा नहीं था हमारा सेंट्रल एशिया से, बट अब तो ऐसा हो गया था सेंट्रल एशिया मतलब कॉमन सी बात हो गई थी। बट ये लोग जो आए, जो बैक्ट्रियन किंग्स आए, शाक पहलवाज इंडिया में आए, कुशान्स आए, आपने देखा ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इनका खत्म होता चला गया विद टाइम, और ये लोग यहीं के रह गए, है ना, मिंगल हो गए सोसाइटी में। तो इनको कुछ तो, अब जब ये लोग इंडिया में रहने लग गए तो इनको, और बाद में इंडियन ही बन गए, तो लोग इनको कैसे सोसाइटी में इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हमारी सोसाइटी ने। तो इनको ब्राह्मणिकल सोसाइटी जो थी हमारी, जो आज भी है, उसको उसमें इनको क्षत्रिय बोला गया, लो ग्रेड क्षत्रिय, ठीक है, वो इनको उपाधि दे दी गई लो ग्रेड क्षत्रिय की। इनमें से ज्यादातर लोगों ने क्या किया, बुद्धिज्म अपना अपना लिया था। और इंडो बैक्ट्रियन किंग मेनांदर के बारे में तो हम जानते ही हैं कि वो बुद्धिज्म अपना ही लिया था उसने नागसेन के अंडर में। अब देखो, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ इम्पैक्ट हुआ कि पहले ना इंडिया में जो कॉइन्स होते थे ना, वो सिंपल पंच मार्क कॉइन्स होते थे, मतलब सिंपल उसमें पेड़ होता था या पत्ता होता था, कुछ सिंपल सिंपल डिजाइन होते थे। लेकिन इनके आने से, ठीक है, ग्रीक्स वगैरह के आने से क्या हुआ, ग्रीक्स के जो सिक्के होते थे उसमें क्या होता था, गॉड होते थे या कोई फेमस लेजेंड होता था, रूलर की फोटो जरूर होती थी, है ना। तो और एक स्टैंडर्ड होता था, इतना ही वेट होगा, ठीक है, एक सर्टेन साइज होता था। तो ये सब चीजें ना कहीं हमें बाद में जो इंडियंस राजा आए गुप्त वगैरह, उन्होंने भी ये चीज को फॉलो किया, ठीक है। फिर इंडियंस को, हम एस्ट्रोनॉमी जो आज हम जानते हैं कहीं ना कहीं ग्रीक्स की देन है हमें, ठीक है। और हमारे लिटरेचर्स में तो मेंशन्ड भी है कि जो ग्रीक एस्ट्रोनॉमर्स जिनसे हमने सीखा था, उनको यवनाचार्य भी लिखा हुआ है। यवन बोलते थे हम इनको, यवन के आचार्य, यवनाचार्य, ठीक है। जो हॉरोस्कोप्स बनाते हैं हम, है ना, अपनी, वो भी हमने कहीं ना कहीं सीखा था, कहाँ से, ग्रीक से ही सीखा था, ठीक। और मूर्ति बनाने की कला का तो अलग ही लेवल पे पहुंचा था उस जमाने में। इंडियन और ग्रीक स्टाइल का मिक्स होके एक नया ही बुद्ध आर्ट डेवलप हुआ था, जिसको गंधार आर्ट बोला जाता है, ठीक। तो फिलहाल इतना ही मैं रखता हूँ, है ना, आज के लिए। और मिलते हैं हम अगले, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। आप लोग देखते रहें इसका अगला वाला पार्ट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।